हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे जीनियस अकेडमी पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 11। ठीक है, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, देखो आयोनिक रेडियस क्या होती है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इससे क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स then some charge arises on it and ion produce or ion form. The radius of this ion called ionic radius. आयोनिक रेडियस। ठीक है, द रेडियस ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम बिकॉज इन cation number of electron decreases, so Z effective increases and size decreases। ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखो जरा समझने की कोशिश करो, ये कोई न्यूट्रल एटम है। मान लो ये सोडियम का एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन भी 11 नंबर पर है, न्यूट्रल है। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। ठीक है, तो बाहर किया तो क्या हुआ, इसका जो रेडियस था सोडियम का वो R था। अब बाहर करते ही क्या हुआ, इसका थोड़ा रेडियस और कम हो जाता है, R डैश इज ग्रेटर देन R, मतलब R बड़ा है, ये रेडियस ज़्यादा है, कम। ये सोडियम है और ये सोडियम प्लस है। अब प्लस क्यों लिखा अपन ने यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है 10 और प्रोटॉन अभी भी 11 है, तो रिलेटिवली एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो वो बढ़ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन खींच के पास आ गया लास्ट सेल पास आ गया, तो साइज कम रह गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैटायन के केस में साइज कम हो जाता है इस न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। ठीक है, इफ़ जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस देन साइज डिक्रीजेस ऑफ कैटायन। मतलब जो कैटायन का साइज होता है, कैटायन साइज, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड इफेक्टिव। अगर आप इसका वेरिएशन देखोगे पीरियड में और ग्रुप में, तो उसी तरह से आता है जैसे एटॉमिक साइज का आता था। टॉप टू बॉटम चलोगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, कैटायनिक साइज भी बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट चलोगे, कैटायनिक साइज घटेगा। ठीक है, वो सब वेरिएशन यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, अभी इसमें इतना ध्यान रखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो Fe है, Fe+2 है और Fe+3 है, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, Fe+3 का, उससे बड़ा Fe+2 का, उससे बड़ा Fe0 का। क्लियर है, यहाँ जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा, मोर जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसी तरह से सोडियम और सोडियम प्लस में बड़ा साइज सोडियम का होगा, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ में बड़ा साइज इसका होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, नियोन, इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, नियोन। समझ गए ना, नियोन का साइज सबसे बड़ा, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम। मतलब कैटायन पर जितना चार्ज होगा ना, उसका साइज उतना ही छोटा। कैटायन साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। कैटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। बट ये फॉर्मूला तभी सही है, इट इज वैलिड व्हेन cation is part of
आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अभी इसको मत लिखो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, चार्ज जितना ज़्यादा होगा ना, चार्ज जितना ज़्यादा होगा कैटायन पर, उतना ही उसका साइज छोटा होगा। क्लियर हो रही बात? ये जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिवली न्यूक्लियस खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। क्लियर है? चलो, कैटायन की बात होगी, अब एनायन की बात कर लेते हैं। व्हेन एटम गेन, ये द रेडियस ऑफ दिस एन कॉल्ड आयनिक रेडियस, द रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ चेंज कर दो, आगे कंटिन्यू, द रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन, बड़ी होती, is greater than its neutral atom, because in anion number of electron increases, so Z effective decrease कर जाता है, so size increase कर जाता है। समझिए? वैसे सीधी सी बात है, यहाँ मान लो एक क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17, प्रोटॉन भी 17 न्यूट्रल स्टेट में। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेती है क्लोरीन तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18 और ये बन जाता है Cl-, प्रोटॉन अभी भी 17 है। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से दो काम हुए हैं यहाँ पर, नए चेंज, इस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से दो नए काम हुए। एक तो क्या हुआ है कि जहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन और जो नया इलेक्ट्रॉन आया है लास्ट सेल में, इसके बीच में रिपल्सन बढ़ गया होगा। रिपल्सन मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, समझ गया ना? तो दूर हो गया होगा साइज, वो दूर चला गया होगा। ठीक है, आर डैश, तो अब की बार आर डैश बढ़ा है आर से। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखना, साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे उतना बड़ा होता जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज के। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही साइज बड़ा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। N3- बड़ा है N से, ऑक्साइड आयन बड़ा है ऑक्सीजन से, क्लोराइड आयन बड़ा है क्लोरीन से। ठीक है, अच्छा, N3- आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, इनमें सबसे बड़ा कौन है? N3-, देन ऑक्साइड, देन फ्लोराइड। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है? देखो, आयनिक रेडियस दो तरह की होगी, कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस। तो कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का जो वेरिएशन होगा ग्रुप और पीरियड में, वो वैसे ही होगा जैसे एटॉमिक रेडियस का होता है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, नई बात यहाँ पर यह है कि कैटायन जो होता है ना, उसका साइज अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, साइज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो छोटा होता जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो बड़ा होता जाता है। ये कंक्लूजन बाहर निकली। अब इसी को यूज करते हुए इस कॉन्सेप्ट को एक सीरीज बनाई हुई है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम, the group of neutral atom comma cation and anion, the group of neutral atom comma cation and anion form a series cation and anion which have same atomic number, इलेक्ट्रॉन नंबर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ आया भाई? ऐसा ग्रुप न्यूट्रल एटम्स का, कैटायंस का और एनायंस का, ऐसा ग्रुप जिनके सबके इलेक्ट्रॉन सेम होते, वो एक सीरीज बनाते हैं, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कहते हैं। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए सीरीज कॉल्ड, एक सीरीज बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। एग्जाम्पल फर्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का पहला एग्जाम्पल,
देखो जरा, नाइट्रोजन 3- कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास? 7, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 10 हो गए। ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, 8 होते हैं, 2 एक्स्ट्रा है तो इसके पास भी 10 है। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, 1 एक्स्ट्रा है तो इसके पास भी 10 हो गए। ठीक है, और हम नियोन के पास ऑलरेडी 10 होते हैं, ये न्यूट्रल एटम है। सोडियम प्लस के पास भी 10 हैं, वैसे 11 होते हैं, एक इसने रिलीज कर दिया, 10 रह गए। ठीक है, मैग्नीशियम 2+, इसके पास भी 10 है। एल्यूमिनियम 3+, इसके पास भी 10 है। सिलिकॉन 4+, इसके पास भी 10 है। तो ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन, बट इनमें से 3 ऐसे हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, 4 ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और 1 ऐसा है जो न्यूट्रल है। तो ये ग्रुप हो गया ना पूरा, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सीरीज बन गई। इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में सबसे बड़ा आयन वो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, यानी ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो वो और भी छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इधर अपन कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो साइज इंक्रीज कर रहे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सभी। एक दूसरी सीरीज और है हमारे पास, जरा ध्यान से समझना। सल्फर 2-, फॉस्फोरस 3-। फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3- पर 18 हो जाएंगे। सल्फर 16, 2- पर 18, क्लोराइड 18, आर्गन 18, पोटेशियम पर 19 होते हैं, प्लस पर 18, कैल्शियम पर 20 होते हैं, +2 पर 18, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम में 21 होते हैं, लेकिन 3+ मतलब 18 रहेगी। टाइटेनियम के पास कितने होते हैं? 22 होते हैं, लेकिन 4+ कर दो तो इसके पास भी 18 रह जाएंगे। स्कैंडियम टाइटेनियम। वैनेडियम के पास 23 होते हैं, 5+ कर दो 18 रह जाएंगे। क्रोमियम के पास 24 होते हैं, 6+ कर दो 18 रह जाएंगे। मैग्नीज के पास 25 होते हैं, 7+ कर दो 18 रह जाएंगे। अब आयरन के पास 26 होते हैं, लेकिन 8+ उसका होता नहीं है। मतलब आयरन का ऐसा कोई कंपाउंड नहीं जिसमें 8+ ऑक्सीडेशन नंबर हो, 7+ तक ही पॉसिबल है मैग्नीज में। तो सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर साइज बढ़ रहा है, समझिए, इधर बढ़ेगा, साइज इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम 18। यहाँ कितने हैं? 10। तो ये न्यूट्रल एटम है, इधर वाले सारे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो एक सीरीज बना रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है सभी में, इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इसको नोट कर लो। चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। देखो ये हो गया हमारा एटॉमिक साइज और आयनिक साइज से रिलेटेड पॉइंट सारे। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं नई प्रॉपर्टी, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये कितने तरह की होती है वो देखते हैं, फिर इसका वेरिएशन चेक करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में डाल रहा हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेकंड। आयोनाइजेशन पहली हो चुकी है, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 3 तरह की थी, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। आयनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस। इनमें चेंज देख लिया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज देख ली। अब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये यूनिट होती है। देखो क्या कहती है, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम से, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के लास्ट शेल या वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, required energy to remove an electron
फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम। Required energy to remove an electron from valence shell of neutral gaseous atom called ionization energy। ठीक है ना, ये कई टाइप की होती है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। 1 का मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो ये ए है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या बनेगा A+। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है इसका? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और क्या बन गया? A+ आयन। अब सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी था, न्यूट्रल है ये। पहला इलेक्ट्रॉन जब भी निकालते हैं तो न्यूट्रल एटम से निकालते हैं। ठीक है, अब ये बन गया कैटायन, इसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों, वो एटॉमिक साइज या साइज कह दो, चाहे एटॉमिक साइज हो चाहे आयनिक साइज हो, दोनों तरीके का हो जाए, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब साइज जितना छोटा होगा ज़्यादा लगेगी। क्यों? रीजन है, एक तो ये एटम है और एक ये एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इलेक्ट्रॉन को इसको वीक फोर्स से खींच रहा होगा, तो कम एनर्जी से हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। इतना समझो, तो साइज जितना छोटा होगा ज़्यादा लगेगी, साइज जितना बड़ा होगा कम लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, कैटायन का साइज छोटा रह जाएगा। तो अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगी, वो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन जनरली ज़्यादा होती है। रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, और इससे क्या बन जाता है बताओ भाई? सीधी सी बात है, A+ है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, A+2 बन गया, यानी इसका ये कैटायन है, इसका साइज और भी छोटा हो जाएगा, चार्ज बढ़ गया। अभी बताया था मैंने, कैटायन पर साइज चार्ज बढ़ता है, साइज छोटा हो जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये काम और भी मुश्किल है, इससे बनेगा A+3। ठीक है, यहाँ रिक्वायर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, यहाँ रिक्वायर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ठीक है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ध्यान रखो, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ये सबसे ज़्यादा लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ये उससे कम लगेगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ये सबसे कम लगेगी। क्लियर है? इसका एग्जांपल देता हूँ आप सामने। इसका एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम के लिए। मैंने लिख लिया, देखो, फॉर एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम ले गैसियस स्टेट में, एल्यूमिनियम एटम ले गैसियस स्टेट में ले, न्यूट्रल ले, ठीक है, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा होता है? जरा याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का, 3s2 3p1, तीसरा शेल वैलेंस है, लास्ट शेल। इसका p में जो एक इलेक्ट्रॉन है पहले ये निकलेगा, फिर s के 2 निकलेंगे। देखो नियोन तक का शेल तो इनर शेल होगा एल्यूमिनियम का, लास्ट शेल या वैलेंस शेल तीसरा होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके हम तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अपन, तो बन गया ये एल्यूमिनियम +1, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है बच्चों 577 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए और 1 मोल एल्यूमिनियम कैटायन बनाने के लिए +1 वाला
इतनी एनर्जी लगती है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगी। अब ये एल्यूमिनियम +1 बन गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम +2 बनेगा। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 1816 किलो जूल पर मोल, ज़्यादा चाहिए देखो। और एल्यूमिनियम +2 से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम +3 और जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 2744 किलो जूल पर मोल, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस तरह से कंटिन्यूसली, ठीक है ना, चार्ज वेरी कर रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है कैटायन, तो साइज डिक्रीज कर गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। चलो नोट कर लिया। अब अपन डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं। इसके बाद 2 पॉइंट और है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। देखिए सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज। अब जितनी चीजें, जरा समझना, जितनी चीजें एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज को चेंज करने की करती हैं, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं कि एटॉमिक साइज को ये चीजें चेंज कर सकती हैं, आयोनिक साइज को ये चीजें चेंज कर सकती हैं, वो आयोनाइजेशन एनर्जी को भी चेंज करेंगी। बस आप इतना समझो कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के या आयोनिक साइज के। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स में लिखता हूं। जैसे अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, तो जेड इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे लिखा मैंने भाई, देखो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता जाएगा जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा, एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। ये सारे फैक्टर्स एक साथ लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, बताया था मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट। ये जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, ये की बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी जो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट दे सकते हैं अपन नंबर ऑफ शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही बात है।
अगर n ज़्यादा होगा बढ़ेगा n प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन, मतलब n बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा ये कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, n बढ़ रहा है, दूसरे शेल में आता है इलेक्ट्रॉन, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें, n बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। मतलब क्या है, लिथियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, रुबिडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर होगा। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन m+1, m+2, m+3, m+4, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किस में चाहिए, m+4। इधर जा रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज करेगा, देख चुके हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये है बस। ठीक है, अब देखते हैं अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बी, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड और वैकेंट, वैकेंट कॉमा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो हम पी सब शेल लिखते हैं, पी सब शेल कॉमा डी सब शेल एंड एफ सब शेल, ये तीन तरह के सब शेल। इन दीज सब शेल्स symmetrical electronic configurations are more stable। सिमेट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहले पी की बात करते हैं। पी में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6, तो एक एक करके भरते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं पी सब शेल। ठीक है, P1 3 बॉट्स बनाने, 6 पॉसिबिलिटी है। P1, P2, P3, P4, P5, P6। ठीक है, P1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, P2 मतलब हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगा के एक एक करके देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, P3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, P4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, P5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और P6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो खुद से सोचो। अच्छा, एक P0 और है, एक भी इलेक्ट्रॉन में। तो खुद से सोचो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, ज़रा चेक करो। वैकेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। देखो एक के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक भी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ये तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी पर है। उसके बाद ये जो P3 सिस्टम है ये भी सेम एनर्जी पर है, ये भी स्टेबल है। क्यों, क्योंकि तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सिमेट्रिकल भैया तो किसी के पास एक एक भी नहीं है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो एक एक है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, या है तो दो दो है, ये भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स हैं वो 3 ही है, P0, P3 और P6 सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। कौन कौन से, मोर स्टेबल देन अदर। ठीक है, तो कौन से, P0 है, P3 है और P6, ये ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, ये लेस स्टेबल कौन से रह गए, जो बाकी के हैं, P1, P2, P4, P5। अच्छा, अब डी सब शेल में बताओ मुझे चेक करके मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन से होंगे।
इसी तरह से अपन 5-5 डब्बे बना लेंगे, क्योंकि डी सब शेल में 5 बॉक्सेस होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वहाँ एक तो D0 वैकेंट होगा, एक हाफ फिल्ड कौन सा है, एक भरे हुए थे। मैक्सिमम P में 6 आ सकते हैं, 3 हाफ फिल्ड और 6 फुल फिल्ड। तो D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो हाफ फिल्ड में 5 रहेंगे और फुल फिल्ड 10। ये स्टेबल है, बाकी जितने रह गए इनको छोड़ के वो अनस्टेबल है। F सब शेल में मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन से हैं, F0, वहाँ मैक्सिमम 14 आते हैं, तो F7 और F14 वैकेंट, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और S में तो होती ही 3 अरेंजमेंट है, S सब शेल में 3 अरेंजमेंट, ये ऑलवेज भी स्टेबल होता है। S0, S1, S2 चेक कर लो, S0 एक भी नहीं, S1 में 1 हाफ फिल्ड होगा, S2 में 2 फुल फिल्ड होगा, और कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं, तो ये ऑलवेज भी स्टेबल होता है। क्लियर है, तो ये स्टेबिलिटी होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या लिंक है इससे, देखो बच्चों ध्यान दो, अगर मान लो किसी सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 है, P4, तो उसमें से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये तो अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोर स्टेबल में। तो ऐसे में कम एनर्जी चाहिए। P4 भले साइज कितना भी छोटा होगा, अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P4 है और उसका साइज बहुत छोटा है P3 वाले से भी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने आप को P3 में ले जाएगा, ज़्यादा स्टेबल P3 में। तो ऐसे में कम एनर्जी लगेगी सिस्टम में, क्योंकि वहाँ से स्टेबिलिटी मिल रही है ना सिस्टम को, तो सिस्टम भी खुद से चाहेगा ये काम करना, और इसलिए कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर P3 से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल इसको रजिस्ट करेगा, बिल्कुल नीचे आएगा, इसमें से मेरा इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि ये स्टेबल है। P3 से P2 बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको आपको डिस्कस किया, एक बार नोट कर लो। अब इसमें लिख देते हैं अपन, to remove electron from P3 configuration required more IE, more ionization energy. Clear है, because it is stable. But to remove electron from P4 configuration required less ionization energy. ठीक है, क्योंकि P4 से P3 बनेगा, वही सीधी सी बात है। ये यहाँ पे क्या है, P3 है, P4 है, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो क्या बना P3। सपोज करो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ 1 है, ठीक है, या आयोनाइजेशन एनर्जी है 1 है ना। अब इस P3 में से ये P3 है, ये P4 था लेस स्टेबल, ये P3 बन गया मोर स्टेबल, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगेगी। ऐसे लिख देते हैं इसको, IE डैश, IE लिख देते हैं, IE सिंपल। अब कोई दूसरा सिस्टम है, वहाँ P3 है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, ये मोर स्टेबल है पहले से, ये अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा, P2 बनेगा। P2 ये लेस स्टेबल है, तो अब जो आपने माइनस में निकल रहा है, अब जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दी वो है IE डैश। तो यहाँ क्लियर सी बात है, जो IE डैश होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी किसे, IE से। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं है जितना कि लेस स्टेबल से। लेस स्टेबल से भी तब जब वो मोर स्टेबल में जा रहा हो। P5 से P4 में भी आपको वही रूल लगेंगे साइज वाले, लेकिन P4 से P3 में साइज वाला रूल फेल हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 होता है, ऑक्सीजन का 2p4 होता है, चेक कर लो। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका भी, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE1 चाहिए, इसका ऑक्सीजन का पहला निकालने के लिए IE1 चाहिए। तो किसको ज़्यादा चाहिए, इसको। भले इसका साइज क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, तो इसकी IE कम होनी चाहिए। हमने देखा है साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, तो IE कम होनी चाहिए।
लेकिन यह ज़्यादा होती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन P3 से निकलता है, मैंने बताया ना मोर स्टेबल से, इसका P4 से निकलता है, तो इसको तो फ़ायदा है निकाल के P3 में जाने में, और ये P3 है तो ये रजिस्ट करता है अपने आप को। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। ठीक है, और लास्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर। देखो S, P, D और F ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा S की होती है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहे तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा S की होती है, यानी S ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे पास तक जा सकते हैं पेनिट्रेट करके, और इसीलिए सबसे पास तक जा सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे। तो लास्ट है, बस फिर वीडियो फिनिश हो जाएगा, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, this represent that an electron closure to nucleus, electron closeness, how much electron close to nucleus, कितनी क्लोज जा सकता है कोई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, if principal quantum number same, if principal quantum number remains same, if principal quantum number remains same, then different orbitals penetration order, then order of, ऐसे यहाँ ऐड कर लो, order of different orbitals of penetration power। n की वैल्यू हम 4 कर देते हैं, 4 वाले में 4 ऑर्बिटल आ जाते हैं, 4s भी आ गया, 4p भी आ गया, 4d भी आ गया, 4f भी। तो s वाला न्यूक्लियस के सबसे पास तक पेनिट्रेट करेगा तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, p वाले की कम होगी, d वाले की कम होगी, f वाले की। तो इधर क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन पावर बढ़ रही है, पेनिट्रेशन पावर बढ़ रही है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4s इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा पकड़ है न्यूक्लियस की 4f के कंपैरिजन, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, देख चुके हैं आप। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा खींच के रखेगा तो निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस वाले को ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने की। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से, लेकिन अगर मान लो ऐसे आ जाए ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग दे दे, तो फिर क्या करना, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसकी पेनिट्रेशन पावर कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो पास होगा, तीसरा शेल ज़्यादा पास होगा न्यूक्लियस के, चौथा तो बहुत दूर हो गया, तो इसकी कम रह जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी पेनिट्रेशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो फिर एस की सबसे ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है तो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होगा, फिर उससे एसपीडीएफ चेंज वेरी नहीं कर, एसपीडीएफ से वेरी नहीं करेगी वो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं वो सेम है, फिर एसपीडीएफ से वेरी होगी। ठीक है, नोट कर लो। जैसे मान लो ये है आपका 4s2 4p2, तो 4s 2 इलेक्ट्रॉन, 4p 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप किसका इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, 4s का 4p का, तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा है, 4p की, 4s की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन 4s से नहीं निकलेगा, पहले किससे निकलेगा, 4p से। क्लियर है, पेनिट्रेशन पावर कम है ना तो कम आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी यहाँ। लेकिन अगर 3d और 4s की बात करोगे, जो 3d में 2 है, 4s में 2 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा क्योंकि यहाँ पेनिट्रेशन पावर, सॉरी उल्टा बोल गया, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा क्योंकि यहाँ पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी, जिसकी पेनिट्रेशन पीछे होगा, दूर होगा न्यूक्लियस से, जिससे निकलेगा। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट और सुन लो, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के जो ग्रुप और पीरियड में वेरिएशन होता है वो बिल्कुल सेम रहेगा एटॉमिक साइज के जैसा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ग्रुप पे टॉप टू बॉटम आओ, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है अगर तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, और अगर वो घट रहा है तो बढ़ जाएगी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ, अगर एटॉमिक साइज घट रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये है वेरिएशन। ठीक है, तो मेन वेरिएशन तो एटॉमिक साइज का है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो उससे जुड़ी हुई चीज़ है बस। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। थैंक यू वेरी मच।